गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सुप्रभा यादव और मैं आज आपको बढ़ाने वाली हूँ हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर। जो मेरा सब्जेक्ट है, सेक्टर है मेरा हेल्थ केयर, और जो मेरा टॉपिक है वो है रोल फ्रंट डेस्क फंक्शन पेशेंट कैटेगरीज। इसके बारे में आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जिसके बारे में मैंने कुछ लाइन पीछे लिखी भी है और चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर का जो होता है वो क्या होता है। हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अस्पताल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि वो सबसे पहले मतलब मिलता है मरीजों से और उनके परिवारजनों से। तो सबसे पहले वो उसका काम ये होता है कि उस मरीजों का स्वागत करना, उसकी फैमिली का स्वागत करना, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करना, अपॉइंटमेंट बुक करना, और डॉक्टर का टाइम बताना, उनको पता होना चाहिए कौन से डॉक्टर किस डिपार्टमेंट में बैठते हैं, उसको सब कुछ पता होना चाहिए। ये जो काम है ये हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर का होता है। रजिस्ट्रेशन करना भी और अपॉइंटमेंट बुक करना, ये सारा काम जो है हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर। बात करने वाले हैं एक ऐसी भूमिका के बारे में जो असल में किसी भी अस्पताल की रीढ़ होती है, अस्पताल के फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर की। जब कोई मरीज पहली बार अस्पताल के दरवाजे से अंदर आता है तब से लेकर उसके ठीक होकर डिस्चार्ज होने तक, यही वो पद है जो इस पूरी यात्रा को आसान और सुगम बनाता है। देखा जाए तो ये मेडिकल केयर और मैनेजमेंट के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल का काम करता है। तो चलिए गहराई से समझते हैं इस अहम जिम्मेदारी को। ठीक है, तो एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर की भूमिका। उसके बाद संचार और मरीज की गोपनीयता पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि पेशेवर गुणवत्ता कैसे बनाए रखी जाती है, और अंत में आउट पेशेंट यानी ओपीडी और इन पेशेंट यानी आईपीडी प्रबंधन के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, समन्वयक की भूमिका, जो सच में अस्पताल प्रशासन का हृदय है। सच कहें तो एक फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट बिल्कुल नहीं होता। इसे समझने के लिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बारे में सोचिए। जिस तरह वो आसमान में सब कुछ मैनेज करते हैं, ठीक वैसे ही यह अस्पताल के अंदर प्रशासनिक सुविधाओं की देखरेख से लेकर रजिस्ट्रेशन, चेकआउट और पूरे अस्पताल में मरीजों के बिना किसी रुकावट के आने जाने का पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। ये काम सीधे तौर पर मरीज को मिलने वाली बेहतरीन देखभाल से जुड़ा है। अब जरा इन जिम्मेदारियों को देखिए। ये काफी दिलचस्प है कि एक ही दिन में उन्हें कितने अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं। सही मरीज की फाइलें निकालने से लेकर इंश्योरेंस के पेपर्स तैयार करना, लैब टेस्ट की पर्चियों का हिसाब रखना और डॉक्टरों के राउंड्स का समय तय करना, ये सब इनके काम का हिस्सा है। और हाँ, इमरजेंसी की स्थिति में भी सबसे पहले यही मदद के लिए आगे आते हैं। इस पूरे काम को बिना किसी गड़बड़ी के करने के लिए हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर का अच्छा ज्ञान होना बिल्कुल जरूरी है। अब हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर के मुख्य कार्य मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले मरीजों का स्वागत करना होता है। इसके अलावा मरीजों का जो नए मरीज होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना होता है, कॉल पे अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, उसके परिवार वालों का स्वागत करना होता है। अभी मैंने पहले भी ये बताया था, ये सारे जो काम है ये हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर के होते हैं। हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर में रिक्वायरमेंट स्किल्स मतलब आवश्यक कौशल क्या क्या होता है। सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर का होता है उसको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा उसको हिंदी इंग्लिश दोनों की लैंग्वेज को के बारे में पता होना चाहिए, और उसको टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। मतलब अगर जिस टाइम पे उसको दिया गया वो उस टाइम पे वो नहीं आ रहा है तो ये भी उसको पता होना चाहिए। ये सारा काम जो है हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर के आवश्यक कौशल मतलब रिक्वायरमेंट स्किल में आता है। तरफ संचार और मरीज की गोपनीयता, ये इस काम का सबसे मानवीय पहलू है। चेहरे पर मुस्कान और मरीज की प्राइवेसी का सम्मान। देखिए, ये महज कोई नियम नहीं है। अक्सर जब लोग अस्पताल आते हैं तो वो और उनके परिवार वाले पहले से ही गहरे तनाव और डर में होते हैं। ऐसे नाजुक वक्त में फ्रंट डेस्क पर बैठा इंसान अगर शांत स्वभाव और धीमी आवाज में बात करे तो माहौल का तनाव अपने आप आधा हो जाता है। ये उन्हें सुरक्षित महसूस कराने का सबसे असरदार तरीका है। कम्युनिकेशन चाहे आमने सामने हो, फोन पर चल रहा हो या फिर लिखित में हो, स्पष्टता बहुत जरूरी है। और प्राइवेसी को लेकर तो नियम एकदम सख्त हैं। बिल और इलाज की जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जानी चाहिए। सिर्फ वही बातें शेयर की जा सकती हैं जिनकी अनुमति हो। और एक बात, अगर कभी लगे कि कोई स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो सीनियर से मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक शानदार टीम वर्क की निशानी है। भारत में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कौन कौन से इसके बारे में जानते हैं कि 3 टाइप के होते हैं, सेकेंडरी लेवल पे, टर्सरी लेवल पे एंड प्राथमिक लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे। तो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी एंड टर्सरी, इस तरह ये 3 टाइप के
कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। प्राइमरी लेवल में क्या क्या होता है, प्राथमिक उपचार में मतलब क्या क्या आता है, जैसे कि कुछ महिलाएं जो गांव में होती हैं, जो आशा बहू या आशा बहू जो होती हैं, जो टीकाकरण करती, बच्चों को दवाई खिलाती हैं, या जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको टीकाकरण होता है, ये सारा प्राइमरी लेवल पे आता है। प्राइमरी लेवल पे एग्जाम्पल है, जैसे सब सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं, ये सारे जो है प्राइमरी लेवल पे आते हैं। सेकेंडरी लेवल में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम इसमें उपचार जिसका नहीं हो सकता है वो सेकेंडरी लेवल पे आते हैं, जो जैसे मान लो कि जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं उनसे भी ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर से भी आप जो भी मेडिसिन लेते हैं, ये सारे जिसमें वो सेकेंडरी में आएंगे। और टर्सरी लेवल क्या होता है, जो इन दोनों का इलाज नहीं होता है वो टर्सरी में होता है, जैसे एम्स और ट्रामा, ये सारा जहाँ पे बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, जहाँ पे एट लास्ट हम लोग मरीजों को ले जाते हैं, इन सब में इलाज नहीं हो सकता, ये सारा ट्रामा में टर्सरी में आते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी मीन प्राथमिक उपचार, जहाँ जो हम लोग घर पे भी करते हैं, टीकाकरण, ये सारा जो है सब सेंटर, ये सारा आता है प्राइमरी। सेकेंडरी ये भी बोल सकते हैं, जो आजकल एनजीओ सारे होते हैं ये सेकेंडरी में भी आते हैं, और ये मतलब प्राइमरी में भी हो सकते हैं, सेकेंडरी में भी हो सकती है। और इन दोनों में जिसका इलाज नहीं होता वो टर्सरी आते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वो होते हैं। पेशेवर गुणवत्ता बनाए रखना, यानी सही मानसिकता और काम की डिलीवरी। यहाँ जो दो तरह के माइंडसेट दिख रहे हैं ना, वो किसी भी कोऑर्डिनेटर के लिए एक तरह से सर्वाइवल स्किल हैं। अस्पताल के भारी भरकम वर्कलोड को संभालने के लिए फास्ट पॉजिटिव अप्रोच अपनाना ही पड़ता है, यानी आगे का सोचना, कामों की प्रायोरिटी तय करना और तेजी से एक काम खत्म करके दूसरे पर बढ़ना। इसके उलट अगर कोई पास्ट नेगेटिव सोच के साथ पिछली गलतियों या प्रॉब्लम्स में अटका रहेगा तो यकीन मानिए पूरे अस्पताल का सिस्टम स्लो हो जाएगा। रिपोर्ट डिलीवरी आखिरी लेकिन सबसे क्रिटिकल स्टेप है। अब सोचिए, अगर किसी स्मार्ट सॉफ्टवेयर, डैशबोर्ड या अलर्ट की मदद से फ्रंट डेस्क बिना किसी गलती के एकदम सही समय पर रिपोर्ट आगे बढ़ा दे तो क्या होगा? इससे वार्ड के स्टाफ के कंधों से बहुत बड़ा बोझ हट जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे डॉक्टर और नर्स अपना 100% ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगा पाते हैं, और वो है मरीज की जान बचाना। हेल्प मैनेजमेंट का जो कार्य होता है वो हेल्प डेस्क अस्पताल में मरीजों का, विजिटर का, इन सबका स्वागत करने का काम जो होता है वो हेल्प डेस्क मैनेजमेंट करता है। इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं? मरीजों के प्रश्न का उत्तर देना, मरीजों को विभिन्न विभाग की जानकारी देना, रास्ता या विभिन्न विभाग का लोकेशन बताना। मान लीजिए कि कोई आ रहा है और उसको नहीं पता है, वो कॉल करके आपसे लोकेशन पूछ रहा है, या आपसे ऐसे ही पूछ रहा है, या मैप मांग रहा है, तो ये सब काम किसका होता है? हेल्प मैनेजमेंट का। ठीक है, हेल्प डेस्क मैनेजमेंट का ये काम होता है हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर में। कॉल सेंटर मैनेजमेंट का क्या कार्य होता है? उसको सारा कॉल का मैनेजमेंट करना होता है, जैसे कौन सा डॉक्टर किस टाइम पे बैठता है, कौन सा डॉक्टर किस टाइम पे देखता है, किस जगह पे रहता है, ये सारा उसको पता होता है। मान लीजिए कि किसी ने कॉल पे उससे अपॉइंटमेंट लिया, ठीक, और अगर उसको नहीं पता है कि कौन सा डॉक्टर किस टाइम पे बैठता है, तो क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो ये सारा जो है ये किस में आता है? कॉल सेंटर मैनेजमेंट के अंदर। ये सारा मैनेजमेंट जो भी अपॉइंटमेंट का या जो भी करना होता है, ये सारा कौन करता है? कॉल सेंटर मैनेजमेंट। अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट क्या होता है? अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट ये होता है कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करना, कि कौन सा डॉक्टर किस डेट को बैठेगा, किस टाइम बैठेगा, ये सारा जो मैनेजमेंट होता है ये अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट में होता है। इनकी प्रक्रिया क्या होती है? मरीजों को जानकारी देना होता है, ये डॉक्टर इस टाइम पे बैठेगा। इसके अलावा डॉक्टर का विभाग पता होना चाहिए कि ये कोई जो भी जिस विभाग में है उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये डॉक्टर इस विभाग में है और इनका ये टाइम है और ये इस डेट में बैठते हैं या इस दिन को बैठते हैं। ये सारी जानकारी अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट में होती है। मरीजों को अपॉइंटमेंट दर्ज करना, जैसे मान लीजिए किसी ने मरीज ने आवश्यकता होने पर मरीजों का जो अपॉइंटमेंट है, मान लीजिए किसी मरीज ने किसी चीज का अपॉइंटमेंट लिया और उसको कैंसिल करना है, तो ये सारा भी काम जो है अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट का होता है। वो डेट कैंसिल करके आगे बढ़ा के जैसे भी उसको मैनेजमेंट करना होता है वो मैनेज कर लेगी। ये सारा काम अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट का होता है। हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर में भी छोटे छोटे सेक्टर को बांटा गया है कि ऑफिस डेस्क मैनेज हेल्प डेस्क मैनेजमेंट क्या करेगा, अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट क्या करेगा, डाटा मैनेजमेंट, ऑफिस डाटा मैनेजमेंट क्या करेगा, सारा होता है। कॉल सेंटर मैनेजमेंट क्या करेगा, सारा अलग अलग बता रखा है। और ये सारी जानकारी हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर को पता होना चाहिए कि मेरा क्या कार्य है। अगर उसको नहीं पता होगा तो क्या वो किसी को बता सकता है? अच्छे से नहीं बता सकता है। ये सारे कार्य हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क
फ्रंट ऑफिस डाटा मैनेजमेंट। फ्रंट ऑफिस डाटा मैनेजमेंट का क्या कार्य होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रंट ऑफिस डाटा मैनेजमेंट, क्योंकि जो भी मरीज होते हैं उसका जितना भी डाटा होता है ये सारा किसके पास होता है? फ्रंट ऑफिस डाटा मैनेजमेंट के साथ। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, अपॉइंटमेंट नंबर, या उसने कब अपॉइंटमेंट लिया, किस डॉक्टर को दिखा रहा है, किस डेट पे है, क्या क्या उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगे, ये सारी जानकारी जो है फ्रंट ऑफिस डाटा मैनेजमेंट के पास होता है। उसको सब कुछ रखना पड़ता है, चाहे उसका आधार कार्ड हो या पेमेंट स्लिप हो, और ये सारा डाटा मैनेजमेंट डाटा रखने के बाद इसको गोपनीय रखना होता है, किसी और को ये नहीं बता सकते, ये सिर्फ इनके पास ही रहता है। जैसे बाहर का कोई और पूछे कि मुझे फलाना आदमी इस दिन एडमिट हो, क्या मुझे इसके बारे में आप पूरी दे सकते कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, क्या क्या पैसे या कुछ भी हो, तो वो सारा गोपनीय रखा जाता है, कोई किसी को ये लोग नहीं बताते हैं, बस हाँ इनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है। ये भी हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर में क्या बोलते हैं, फ्रंट ऑफिस डाटा मैनेजमेंट में आता है। हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर में जो है पेशेंट कैटेगरीज में कैसे बांटा गया है पेशेंट्स को। पेड पेशेंट होते हैं, नॉन पेड पेशेंट होते हैं, और इमरजेंसी पेशेंट होते हैं, वीआईपी पेशेंट होते हैं। तो इन सबको कैसे कैसे कैटेगरीज में बांटा गया, जैसे कि होता है नॉन पेड पेशेंट। जो नॉन पेड पेशेंट होते हैं ये पैसा नहीं देते हैं, जैसे योजना के थ्रू आए होते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड चल रहा है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आए होते हैं, ये सारे नॉन पेड पेशेंट में आते हैं। पेड पेशेंट जो मरीज अपना खुद पैसा पे करके इलाज करवा रहे होते हैं, ये पेड पेशेंट होते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, कोई मरीज गया और उसने डॉक्टर का पर्चा बनवाया, उसके बाद उसने पैसा फी किया और फिर उसका इलाज शुरू हुआ, और कोई गया उसका इलाज शुरू हो गया, आयुष्मान कार्ड लगा दिया उसने, और उसमें से जब गवर्नमेंट उसको पैसा हॉस्पिटल को देगा तब मिलेगा, बट उनका इलाज निःशुल्क होगा। इसके अलावा इमरजेंसी पेशेंट, मान लीजिए किसी को किसी दुर्घटना कोई बात होगी तो उसको पहले उसका इलाज शुरू होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट का और सारा प्रोसेस होता है। वीआईपी पेशेंट, जो वीआईपी पेशेंट होते हैं उनका सारा सब कुछ वीआईपी वाला होता है, मतलब विशेष प्रस्थान, मतलब जो वीआईपी पेशेंट होते हैं इनका कोई कहीं से आता है, किसी ना किसी थ्रू आता है, तो उनका वीआईपी इलाज होता है, इसलिए इनको वीआईपी पेशेंट करते हैं। ये भी पेड पेशेंट नहीं होते हैं। पेशेंट कंफर्ट सेटिस्फेक्शन एंड फ्रंट ऑफिस का योगदान क्या होता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है पेशेंट कैटेगरी और फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, या इसका योगदान ये होता है, इसको पेशेंट को कंफर्ट जोन में रखना रहता है, उसका जल्दी से जल्दी काम करना रहता है, सबसे ज्यादा योगदान इसी का रहता है, इसके बारे में इसको सब पता होता है। फ्रंट ऑफिस का योगदान क्या होता है? इससे मरीजों से विनम्र से नम्रता के साथ बात करना होता है, तो सही जानकारी देना होता है, कम से कम प्रतीक्षा कराना होता है, इसके अलावा उनको कोई समस्या ना है, इन सबका ध्यान जो है ऑफिस मैनेजमेंट रखता है, या फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट रखता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट। ओपीडी वो जगह है जहां मरीज डॉक्टर को दिखाते हैं और उसी दिन घर लौट जाते हैं, इसलिए यहाँ सारा खेल स्पीड का है। मरीज के आते ही 5 से 7 मिनट के अंदर अटेंडेंस रजिस्टर करना, जरूरत पड़ने पर वार्ड बॉय के जरिए तुरंत व्हीलचेयर देना, महज 3 से 4 मिनट में कंसल्टेशन का सेटअप तैयार करना और पुरानी मेडिकल फाइलें या रेफरल स्लिप मांगना, ये सब कुछ पलक झपकते और बिल्कुल सटीकता के साथ होना चाहिए। और ये चीज बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे सही प्रशासनिक काम सीधे सीधे डॉक्टर के काम को आसान बनाता है। ओपीडी फॉर्म की पूरी डिटेल्स भरना, फीस लेकर रसीद देना और वेटिंग टाइम बताना, फिर बारी आने पर साफ आवाज में नाम पुकारना और मरीज को डॉक्टर की केबिन तक छोड़ना, और सबसे जरूरी इस पूरी प्रक्रिया में प्राइवेसी बनाए रखना और ये सुनिश्चित करना कि डॉक्टर के काम में कोई रुकावट ना आए। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, आईपीडी यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट की प्रवेश प्रक्रिया। आईपीडी में अक्सर मामले सीरियस और इमरजेंसी वाले होते हैं, इसलिए यहाँ शुरुआती पलों का तालमेल ही कई बार जीवन रक्षक साबित होता है। स्ट्रेचर के लिए तुरंत वार्ड बॉय को बुलाना, मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म करना और प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर से पूछकर तय करना कि मरीज को कहाँ शिफ्ट करना है, आईसीयू में या रिकवरी रूम में। ऐसे मामलों में सचमुच एक एक सेकंड कीमती होता है। एडमिशन के ये आखिरी कदम बहुत ही नाजुक होते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चीज है कंसेंट फॉर्म यानी सहमति पत्र। यह महज कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल और एथिकल बाउंड्री है। बिना सही सिग्नेचर या अंगूठे के निशान के इलाज आगे बढ़ ही नहीं सकता।
और फाइनली मरीज की फाइल को वार्ड में भेजना और फोन करके कंफर्म करना कि फाइल मिल गई है। ये सुनिश्चित करता है कि सिस्टम में कहीं कोई लूप होल नहीं है। तो इस पूरी व्यवस्था को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। एक परफेक्ट फ्रंट डेस्क एक्सपीरियंस किसी मरीज की पूरी मेडिकल जर्नी को किस तरह बदल कर रख देता है। सोचिए, अगर शुरुआत ही बिना किसी गड़बड़ी और पूरे भरोसे के साथ हो तो आधा तनाव तो वहीं खत्म हो जाता है। फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर सिर्फ फॉर्म और फाइलें नहीं संभालते, वो दरअसल एक बेहतरीन और सुरक्षित चिकित्सा देखभाल की नींव रखते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें मरीज आता है, दिखाता है डॉक्टर को और घर चला जाता है। तो उसमें एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, वो कैसे एक ओपीडी पेशेंट को दिखा सकता है, कैसे उनके चरण हम जानेंगे। पहला है, हमें रोगी के हमारे स्वास्थ्य देखभाल संगठन में आने के 5 से 7 मिनट के भीतर उपस्थित होना है। जो मरीज हमारे को डॉक्टर को दिखाने आया है, उसको 5 से 7 मिनट के अंदर ही इसकी उपस्थिति दिखानी जरूरी है। हमें थोड़ी देर के लिए उसको वेट कराना होता है। दूसरा चरण, यदि रोगी विकलांग है या चलने में सक्षम नहीं है तो हमें वार्ड बॉय या रोगी परिचारक की सहायता से रोगी को व्हीलचेयर प्रदान करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति विकलांग है, उसको चलने के लिए एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को एक वार्ड बॉय को उपस्थित करनी है और उसे व्हीलचेयर के सहारे उसको मरीज को ओपीडी में लेके जाना है। चरण तीसरा, उपरोक्त कार्य रोगी के समान कार्यालय के कार्यकारी द्वारा उपस्थित होने के बाद 3 से 4 मिनट के भीतर किया जाता है। जो भी आप कार्य कर रहे हो उसके कार्यालय के अंदर 3 से 4 मिनट के अंदर मरीज को दिखा देना चाहिए। चरण चौथा, यदि रोगी का आपने उपचार का पिछला इतिहास रहा है तो उसे पिछली उपचार फाइल के लिए कहें और उसे लांबी में बढ़ने के लिए कहें। यदि मरीज ने पहले कोई बीमारी है या कोई उपचार करवाया है, उसकी फाइल हमें इकट्ठी करनी है और पूरी प्रक्रिया जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, पर्ची है और जो पुरानी रिपोर्टें हैं, जो नई रिपोर्टें हैं, सबको एक जगह रख के उसको लॉबी में बैठने के लिए कह देना चाहिए। टिप्पणी, जब भी हम किसी क्लाइंट या मरीज रिश्तेदार से बात करते हैं तो हमें बहुत शांत रहना पड़ता है। जो भी आप मरीज या मरीज के साथ वाले से बातचीत कर रहे हैं, हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को शांतिपूर्ण रूप से बात करनी चाहिए। हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे को बनाए रखें, क्योंकि मैं फ्रंट ऑफिस के कार्यकारी हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें मुस्कुराते हुए हमने को आंसर देना है जो मरीज या मरीज के रिश्तेदार जो हमसे पूछते हैं। जब भी हम रोगी और रिश्तेदार के साथ बातचीत करते हैं तो हमें आवाज की पिच को बनाए रखना है। जिससे मरीज या रिश्तेदार से बातचीत करें तो हमें स्लो मोशन में आवाज वॉइस करनी चाहिए। चरण 5, रोगी को सीएल या रेमेड या किसी भी कंपनी से हैं। यदि रोगी रेफर होके आया है कहीं से या लांबा रेफर या लांबा कार्ड उस मरीज से लेना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि संबंधित कंपनी हमारे से सुवर्ण हो, यानी कि जो भी कार्य है वो संपूर्ण रूप से वो सही प्रकार से होनी चाहिए। चरण 6, हमें उन्हें नाम, पता, आयु, टेलीफोन नंबर यानी हमारी ओपीडी फॉर्म के अनुसार सभी विवरण के साथ ओपीडी रजिस्टर में पंजीकृत करने चाहिए। अब एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को मरीज का नाम लिखना होता है, उसका पता लिखना होता है, उसकी आयु लिखनी होती है, उसके मोबाइल नंबर लिखने होते हैं और ओपीडी फार्म जो होता है उसे पूर्ण रूप से भर के उसका ओपीडी रजिस्टर करके हमें ओपीडी कार्ड डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। चरण 6, हमें रोगी पंजीकृत शुल्क लेना होगा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें एक शुल्क होता है, अस्पताल में एक शुल्क लिया जाता है जिससे मरीज में जमा कराता है। 6B, हम रोगी को रसीद देनी होती है और जो हमने मरीज से पैसा लिया है, जो पैसा लेते हैं उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, एक उसे रसीद के रूप में हमें रसीद देनी चाहिए। C, हमें अपने सॉफ्टवेयर पर भी मरीज को रजिस्टर करना होगा। हम जो ओपीडी कार्ड बना रहे हैं वो हमें ऑनलाइन भी पोर्टल पे चढ़ाना होना चाहिए। चरण 7, रजिस्टर से समय की गणना करके और डॉक्टर के साथ समन्वय करके हमें रोगी की अनुमानित प्रतीक्षा समय बताना होती है। जो मरीज हमें ओपीडी में आया है उसके हमने पर्ची काटने के बाद में उसे एक टाइम दिया जाता है कि इस समय आपको डॉक्टर को दिखाना है। एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को ये बताना चाहिए कि जब आपका वेटिंग एरिया में बैठिए, जब आपका नंबर आएगा हम आपको बुला लेंगे, आप लॉबी में जाके बैठ जाइए।
यानी उन्हें अपनी बारी आने के लिए कितने समय तक इंतजार करना पड़ता है इसके बारे में बताना चाहिए। हमें मरीज को उसकी ओपीडी नंबर, संबंधित डॉक्टर का नाम भी बताना होगा। जो मरीज की ओपीडी नंबर है वो भी बताना है और डॉक्टर का नाम भी बताना है कि आप ये डॉक्टर को दिखा दो, ये जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर उसके सॉल्यूशन बता देगा। चरण 8, जब डॉक्टर से जांच कराने की बारी आती है तो रोगी का नाम पीएसएस द्वारा पुकारा जाता है। सार्वजनिक घोषणा प्रणाली, जब डॉक्टर की जांच, जब वो मरीज को दिखाना आता है तो हमें रोगी के नाम से बुलाना चाहिए या रोगी का नाम या पिता का नाम हमें बुलाना चाहिए ताकि मरीज समझ जाए। चरण 9, वार्ड बॉय या रोगी परिचारक की मदद से रोगी के लॉबी या ओपीडी कक्ष में लाया जाए। विकलांग व्यक्ति को एक वार्ड बॉय की सहायता से हमें लॉबी से ओपीडी कक्ष में लाना चाहिए डॉक्टर को दिखाने के लिए, और रोगी के वो पिछली उपचार फाइल वर्तमान ओपीडी फाइल के साथ 2 से 3 ओपीडी खाली सीट संलग्न करें। यानी जो भी रोगी आया है उसकी फाइल तैयार की है हमने, एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क में जो फाइल तैयार की है उसको, और वर्तमान ओपीडी फाइल जो तैयार है उन दोनों तीनों को एक साथ ले जाके डॉक्टर के पास रख देना चाहिए। चरण 10, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बातचीत के दौरान मरीज या रिश्तेदारों के बीच कोई व्यवधान न हो। जो भी हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं या मरीज के रिश्तेदारों को कोई भी व्यवधान हो उसका सॉल्यूशन हमें करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें ओपीडी कक्ष से बाहर नहीं जाना चाहिए। जब डॉक्टर डॉक्टर देख रहा हो तो हमें ओपीडी कक्ष से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें ओपीडी परिचारक बनना है, क्योंकि हमें ओपीडी का एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क बनना है। नोट, हम रोगी गोपनीयता नीति का ध्यान रखना है। रोगी की जांच करते हैं, समय केवल चिकित्सा ओपीडी परिचारक ओपीडी वैन की ही कक्ष में उपस्थित रहेंगे। चरण 11, यदि रोगी महिला है तो किसी भी पुरुष को ओपीडी कक्ष में उपस्थित होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि महिला ओपीडी में हम महिला को दिखा रहे हैं तो हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को किसी भी पुरुष को उसके एंट्री नहीं देनी चाहिए। अब दूसरा है आंतरिक रोग विभाग प्रबंधन। हमने देखा एक ओपीडी फ्रंट डेस्क पे कैसे काम किया जाता है, अब है आईपीडी, आउट इनपुट पेशेंट डिपार्टमेंट, कैसे प्रबंधन किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को क्या क्या कार्य करना होता है। आंतरिक रोगी विभाग चरण पर जब हम इस बात की पुष्टि मिलती है कि एक मरीज हमारे अस्पताल परिसर में आपदा स्थिति में आ गया है तो हम सबसे पहले वार्ड बॉय या मरीज के परिचारकों को कॉल करते हुए हैं कि मरीज को एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर शिफ्ट किया जाए। हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को जो अस्पताल में मरीज आया है, आपदा स्थिति में जो मरीज आया, सबसे पहला कार्य ये हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क का ये है कि मरीज को लाने के लिए एक वार्ड बॉय को कॉल किया जाए और एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर लेके उसको मरीज को इमरजेंसी में शिफ्ट किया जाए। दूसरा, मेडिकल ऑफिसर को कॉल करें। फिर हमें दूसरा काम क्या करना है, मेडिकल जो ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, उसको हमें कॉल करना है। तीसरा है प्रमुख चिकित्सा अधिकारी रोगी की जांच करने के बाद उससे पूछे कि हमें रोगी को कहाँ शिफ्ट करना है। जैसे ही डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर से पूछ लेना है कि हमें अब मरीज को कौन से वार्ड में या कौन सी डिपार्टमेंट में हमें इसको शिफ्ट करना है, किसकी फाइल हमें तैयार करनी है, इसके एक फ्रंट डेस्क को पता होना चाहिए। चौथा, आमतौर पर हम मरीज को रिकवर वार्ड या आईसीयू में शिफ्ट करें। सबसे पहले आमतौर पर मरीज को हमें कहाँ करना है, रिकवरी वार्ड में या आईसीयू के अंदर शिफ्ट करना है। आपातकालीन स्थिति में जो मरीज आता है वो हमेशा रिकवरी वार्ड में या आईसीयू में ही शिफ्ट किया जाता है, और मरीज के लिए इस तरह होने के बाद ही हम मरीज के संबंधित वार्ड में शिफ्ट कर देना चाहिए। जैसे मरीज स्थिति में अच्छा स्थिति में हो गया, हमें फिर उसको वार्ड में शिफ्ट कर देना चाहिए। चरण 5, पीएमओ प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, आरएमओ रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, एसएसएमओ सोशल मेडिकल ऑफिसर के साथ परामर्श, उसकी अनुमति के बाद हमें आईपीडी रजिस्टर में और हमारे सॉफ्टवेयर पर रोगी का पंजीकरण करना होगा। जैसे ही हमने पीएमओ या आरएमओ या जो वो एसएमओ होता है उसके परामर्श के अनुसार ही हमें आईपीडी फाइल तैयार करनी होती है और मरीज का उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। चरण 6, एक फाइल बनाए और रोगी का विवरण भरे। जो हमने फाइल लेना है और उसका रोगी के जो विवरण है हमें उसको भरना है। सबसे पहले क्या करना है, रोगी का नाम लिखना है, उसका निवास का पता लिखना है, रोगी की देखभाल करने वाला कार्य क्या होता है वो लिखना है, और मोबाइल अंक, जो मोबाइल अंक है उसके मोबाइल है वो लिखना है। स्टेप 7 में क्या करनी है, रोगी की सहमति फार्म भरे। अब रोगी की एक सहमति कंसर्ट फॉर्म होती है, वो कंसर्ट फॉर्म भराना चाहिए हॉस्पिटल
फ्रंट डेस्क का पहला कार्य होता है उसकी सहमति फॉर्म को भराना। वो कार्य पहले करना चाहिए। या तो मरीज स्वयं भर सकता है या मरीज के रिश्तेदार से वो फॉर्म भराना है, उस पर सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का अंगूठा लगवाना होता है। उन्हें फार्म का उद्देश्य अर्थ बताने के बाद रोगी के रिश्तेदारों से उसे पर हस्ताक्षर करवाने चाहिए। हमें पूरा विवरण बताना है कि हमें फार्म क्यों भरना है, उसे पर साइन क्यों करना चाहिए, और मरीज को या मरीज के रिश्तेदार को बताना चाहिए कि हम जो ये फॉर्म भर रहे हैं, ये सिग्नेचर कर रहे हैं, इससे हमें आपको सारी प्रक्रिया मरीज को एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को बताना होता है। चरण 8, मरीज की फाइल के संबंधित वार्ड में भेज जाए। चिकित्सा अधिकारी ने मरीज की शिफ्ट करने के लिए कहा है। अब जो मरीज की फाइल हमने एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क पे तैयार की है, उसको हमें वार्ड में भेज देना चाहिए और डॉक्टर की परामर्श से हमें उसको मरीज को शिफ्ट कर देना चाहिए। चरण 9, हमें यह पुष्टि करनी होगी कि रोगी की फाइल संबंधित वार्ड के आरएमओ को टेलीफोन पर बातचीत से प्राप्त हुई है। हमें यह भी पुष्टि करनी है कि रोगी की जो फाइल हमने तैयार की है आरएमओ के द्वारा किया गया है और टेलीफोन पे बातचीत हुई है। सारी विवरण हमें लिख के ये चीज़ फाइल में एंट्री करके भेजना होता है। आंतरिक रोग विभाग प्रबंधन के कितने चरणों में विभाजित किया गया है, जैसे अभी हमने पढ़ा आईपीडी विभाग जो प्रबंधन है, हमें कितने चरणों में इसको समझाया है, कितने चरण होते हैं जिनको समझा सकते हैं। पहला है 8, ब है 6, स है 9, द है 7। तो हमने इसे 9 चरणों में से समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। एक परफेक्ट फ्रंट डेस्क एक्सपीरियंस किसी मरीज की पूरी मेडिकल जर्नी को किस तरह बदल कर रख देता है। सोचिए, अगर शुरुआत ही बिना किसी गड़बड़ी और पूरे भरोसे के साथ हो तो आधा तनाव तो वहीं खत्म हो जाता है। फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर सिर्फ फॉर्म और फाइलें नहीं संभालते, वो दरअसल एक बेहतरीन और सुरक्षित चिकित्सा देखभाल की नींव रखते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत बट के आने जाने का पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। ये काम सीधे तौर पर मरीज को मिलने वाली बेहतरीन देखभाल से जुड़ा है। अब जरा इन जिम्मेदारियों को देखिए। ये काफी दिलचस्प है कि एक ही दिन में उन्हें कितने अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं। सही मरीज की फाइलें निकालने से लेकर इंश्योरेंस के पेपर्स तैयार करना, लैब टेस्ट की पर्चियों का हिसाब रखना और डॉक्टरों के राउंड्स का समय तय करना, ये सब इनके काम का हिस्सा है। और हाँ, इमरजेंसी की स्थिति में भी सबसे पहले यही मदद के लिए आगे आते हैं। इस पूरे काम को बिना किसी गड़बड़ी के करने के लिए हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर का अच्छा ज्ञान होना कान और मरीज की प्राइवेसी का सम्मान। देखिए, ये महज कोई नियम नहीं है। अक्सर जब लोग अस्पताल आते हैं तो वो और उनके परिवार वाले पहले से ही गहरे तनाव और डर में होते हैं। ऐसे नाजुक वक्त में फ्रंट डेस्क पर बैठा इंसान अगर शांत स्वभाव और धीमी आवाज में बात करे तो माहौल का तनाव अपने आप आधा हो जाता है। ये उन्हें सुरक्षित महसूस कराने का सबसे असरदार तरीका है। कम्युनिकेशन चाहे आमने सामने हो, फोन पर चल रहा हो या फिर लिखित में हो, स्पष्टता बहुत जरूरी है। और प्राइवेसी को लेकर तो नियम एकदम सख्त हैं। बिल और इलाज की जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जानी चाहिए। सिर्फ वही बातें शेयर की जा सकती हैं जिनकी अनुमति हो। और एक बात, अगर कभी लगे कि कोई स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो सीनियर से मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक शानदार टीम वर्क की निशानी है। और इमरजेंसी वाले होते हैं, इसलिए यहाँ शुरुआती पलों का तालमेल ही कई बार जीवन रक्षक साबित होता है। स्ट्रेचर के लिए तुरंत वार्ड बॉय को बुलाना, मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म करना और प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर से पूछकर तय करना कि मरीज को कहाँ शिफ्ट करना है, आईसीयू में या रिकवरी रूम में। ऐसे मामलों में सचमुच एक एक सेकंड कीमती होता है। एडमिशन के ये आखिरी कदम बहुत ही नाजुक होते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कंसेंट फॉर्म यानी सहमति पत्र। यह महज कागज़ का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, लीगल और एथिकल बाउंड्री है। बिना सही सिग्नेचर या अंगूठे के निशान के इलाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। और फाइनली मरीज की फाइल को वार्ड में भेजना और फ़ोन करके कंफर्म करना कि फाइल मिल गई है, ये सुनिश्चित करता है कि सिस्टम में कहीं कोई लूप होल नहीं है। तो इस पूरी व्यवस्था को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। एक परफेक्ट फ्रंट डेस्क एक्सपीरियंस किसी मरीज की पूरी मेडिकल जर्नी को किस तरह बदल कर रख देता है। सोचिए, अगर शुरुआत ही बिना किसी गड़बड़ी और पूरे भरोसे के साथ हो तो आधा तनाव तो वहीं खत्म हो जाता है। फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर सिर्फ फॉर्म और फाइलें नहीं संभालते, वो दरअसल एक बेहतरीन और सुरक्षित चिकित्सा देखभाल की नींव रखते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो इसके आगे क्या लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।